हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। और हम कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982, जो कि हमारे जेईई जेलो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक लास्ट चैप्टर है। इससे पहले मैंने पूरी सीरीज बनाई है जिसके अंदर मैंने सारा चैप्टर वाइज कंप्लीट किया है। जितने भी स्टूडेंट हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम स्टूडेंट, आप दोनों के लिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि मैंने पीडीएफ को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में लिखा है। और साथ ही साथ जो मेरा पैटर्न है वो ये है कि मैं जो सेक्शंस होते हैं उनके साथ साथ एमसीक्यूज बनाती हूँ। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, रीजन ये है कि क्योंकि हमें नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से बन जाए। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया है, हर एक सेक्शन को समझाया है, एक भी सेक्शन को नहीं छोड़ा है, उसके साथ ही साथ मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। इसके बाद मैं एक रैपिड रिवीजन बनाऊंगी जिसमें 1-2 घंटे में पूरा एक्ट रिवाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पूरे एक्ट पे कमांड होनी जरूरी है। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन 83। अब अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप अपना बेयर एक्ट अपने साथ जरूर लेके बैठिएगा। ठीक है, देखिए मैंने भी अपने साथ अपना बेयर एक्ट जरूर लिया है, क्योंकि बेयर एक्ट साथ में रहता है तो कोई भी गलती ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। तो चैप्टर 12 जो बात करता है मिसलेनियस की, इसके अंदर सेक्शन 83 से लेकर 102 तक, ठीक है, सेक्शन है। अब देखिए सेक्शन 83 क्या बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्राइब्यूनल। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी केस है और हमें उससे डिसाइड कराना है तो या तो अथॉरिटी देखती थी या फिर हम ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। अब बात की गई 83 में कि जो ट्रिब्यूनल है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, ठीक है, उसका गठन कैसे होगा। तो 83 के अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए मैंने ना क्या किया है, जो सेक्शन है उनका जिस्ट लिखा है, पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। इसलिए क्यों ना हम उस सबसेक्शन का जिस्ट क्या है हम उसको कवर करें। जैसे अगर आप सेक्शन 83 देखेंगे तो इसके अंदर 7 सबसेक्शन है, लेकिन मैंने उन सबके क्या किए हैं, इसके अंदर 8 सबसेक्शन है और मैंने 8 सबसेक्शन के जिस्ट लिखा है। जैसे कि आप भी ऐसे लिख लीजिए, सबसेक्शन 1 के आगे लिख लीजिए कि सबसेक्शन 1 डील कर रहा है ट्रिब्यूनल की फॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी ट्रिब्यूनल को, तो कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, ट्रिब्यूनल, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और कैसे कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद क्या होगा कि उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंपोजिशन। अब कौन कौन होगा इस ट्रिब्यूनल में, कौन कौन होगा, वेट, तो कौन कौन होगा, देखिए एक तो होगा 1 पर्सन, जो ट्रिब्यूनल विल कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन हु इज अ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर। तो ट्रिब्यूनल के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर है, ठीक है, एक ही पर्सन है, और वो पर्सन जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा, मतलब ट्रिब्यूनल के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर है। ठीक है, उसके बाद स्टाफ सपोर्ट रहेगा, ट्रिब्यूनल को स्टाफ की तो जरूरत रहेगी। तो उसमें कौन होगा, उसमें अथॉरिटी विल प्रोवाइड स्टाफ। ठीक है, तो अथॉरिटी, अभी देखिए यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था, आपको याद भी होगा, मैंने आपको कराया था कि कुछ अथॉरिटी से रिलेटेड सेक्शन एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए सेक्शन 3 में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने सेक्शन 2 के सबसेक्शन 3 में अथॉरिटी की बात की थी। ठीक है, तो अथॉरिटी का मतलब क्या, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर कहा गया कि आप सेक्शन 3 में चले जाइए, तो सेक्शन 3 में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया गया था। सेक्शन 4 में उसके कंपोजिशन की बात की गई थी। सेक्शन 16 में उसके पावर्स थी, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की क्या है, पावर्स थी कि उसके फंक्शन क्या क्या है अथॉरिटी के। और 17 के अंदर बात की गई थी कि अगर आप कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा। मैंने आपको इस तरीके से इसलिए याद करा रही हूँ ताकि क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आपको थोड़ा याद रहे। ठीक है, अब स्टाफ सपोर्ट तो अथॉरिटी ही प्रोवाइड करेगी, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस। अभी जो ट्रिब्यूनल के एक्सपेंसेस हैं उसको कौन उसका खर्चा उठाएगा, तो उसका खर्चा उठाएगी अथॉरिटी। ठीक है, प्रोसीजर क्या रहेगा, तो ट्रिब्यूनल विल फॉलो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। अगर आप सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 देखेंगे, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 16 देखेंगे तो वो उसमें भी बात की गई है प्रिस्क्राइब्ड की। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल विल फॉलो प्रिस्क्राइब। ठीक है, तो
सब सेक्शन 16 सेक्शन 2 क्या बात कर रहा है? प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है कि जो रूल्स है उस वो वाला चीज फॉलो करेगा। और रूल कौन बनाता है? रूल बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। और ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात लिखी गई है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 19 में। देखिए मैंने ये साथ के साथ आपके सामने खुद भी सेक्शन 2 है उसको ओपन किया हुआ है। आप भी साथ के साथ इसके सामने लिखते जाइए। जहां भी आपको वर्ड नजर आ रहा है ना प्रिस्क्राइब, तो लिखिए उसके सामने प्रिस्क्राइब मतलब प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, जो कि 2 के सबसेक्शन 16 में दिया है। और साथ के साथ लिखिए फिर 2 का सबसेक्शन 19 जो कि बता रहा है रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, उसके बाद है पावर्स। तो ये जो ट्रिब्यूनल है उसके पास पावर कैसी होगी? तो देखिए जो सीपीसी के अंदर सिविल कोड है उसी की पावर इस ट्रिब्यूनल के पास भी होगी। ठीक है, तो जो इसका सबसेक्शन 6 है उसके आगे आप ये वर्ड मार्क कर लीजिए क्या, कि इसके अंदर बात की गई है पावर की। ठीक है, मैंने भी इस तरीके से वर्ड्स जो है मार्क किए हुए हैं, आप भी मार्क कर लीजिए। देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो जब आप इसका रैपिड रिवीजन करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए इसका सबसेक्शन 7 क्या बात करता है? रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, तो अथॉरिटी जो है मे रेफर डिस्प्यूट्स टू ट्रिब्यूनल। अथॉरिटी के पास अगर कोई विवाद आ रहे हैं तो वो ट्रिब्यूनल को भेज सकती है। तो सबसेक्शन 7 के अंदर बात की गई है रेफरेंस की, उस वर्ड को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, और इसका सबसेक्शन 8 कहता है फाइनल डिसीजन। जो भी ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया है वो फाइनल होगा एंड बाइंडिंग होगा। ठीक है, फिर इसका सबसेक्शन 8 सबसेक्शन 8 में बात की गई है। देखिए जो इसके अंदर लिखा है सबसेक्शन 7 जो रेफरेंस की बात की गई है, रेफरेंस और ये जो फाइनल और फाइनल एंड बाइंडिंग है, ये दोनों सबसेक्शन 7 के अंदर ही बात की गई है। और जो ये 8 लिखा है ना, ये 8 वाला सबसेक्शन यहाँ पर लिखिए, अपील जिसमें बात की गई है। इसके अंदर दो चीजें हैं, अपील। ठीक है, तो अपील आपको 30 डेज के अंदर अंदर जिस दिन से ऑर्डर आया है उस दिन से आपको फाइल करनी होगी। ठीक है, और इसका एक और सबसेक्शन जो 8 है, इसको 9 को 8 कर लीजिएगा। इसके अंदर ये वाला पॉइंट भी लिखा है बी में। ठीक है, ये 10 नहीं है, ये 8 का बी है। इफ राइट्स आर थ्रेटन्ड पर्सन कैन अप्रोच ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज। अगर किसी पर्सन के, जो पर्सन एग्रीव्ड है, उसके राइट्स को, ठीक है, क्या कर रहे हैं आप? थ्रेटन कर रहे हैं, इंजरी पहुंचा रहे हैं। ठीक है, कोई अथॉरिटी है, ठीक है, किसी पर्सन के जो राइट्स हैं उसको थ्रेटन करे, इंजरी पहुंचा रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है? अफेक्टिंग, तो any person aggrieved by any threat and act or injury from the authority affecting his rights may refer the dispute to the tribunal within 30 days। तो वो यहाँ पे जो है ट्रिब्यूनल ही रेफर कर रही है। पर्सन कैन अप्रोच ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज। अब देखिए इसके करते हैं एमसीक्यूज। हु कॉन्स्टिट्यूट द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 83। कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है ट्रिब्यूनल को? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। हाउ इज द ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड? ट्रिब्यूनल जो है कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जा रहा है? तो ऑफिशियल गैजेट उसमें नोटिफाई किया जा रहा है। कितने मेंबर्स हैं? तो एक ही मेंबर होते हैं। जो मेंबर है ट्रिब्यूनल के मस्ट भी वो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होना चाहिए। कौन डिसाइड करता है सैलरी क्या होगी ट्रिब्यूनल की? तो स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्राइब करती है कि सैलरी क्या होगी। इनकी जो ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स हैं उनकी सैलरी क्या होगी, ये भी कौन डिसाइड कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट। हु प्रोवाइड स्टाफ? कौन प्रोवाइड कराता है ट्रिब्यूनल को? अथॉरिटी। कौन खर्चा उठाता है ट्रिब्यूनल का? अथॉरिटी। ट्रिब्यूनल फॉलोज विच प्रोसीजर? कौन सा प्रोसीजर फॉलो करती है ट्रिब्यूनल? तो जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है। और प्रिस्क्राइब्ड मतलब क्या? सेक्शन 2 का सबसेक्शन 16 और 2 का सबसेक्शन 19 दोनों ही है। प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स, तो जो सेक्शन 2 का 16 है, और रूल मतलब जो मेड बाय गवर्नमेंट, तो वो 2 का 19 है। उसके बाद है ट्रिब्यूनल हैज पावर सिमिलर टू विच कोड? तो सीपीसी का सिविल कोड, उसके अकॉर्डिंग पावर है। ट्रिब्यूनल की जो पावर्स है वो किस लॉ से आ रही है? तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सीपीसी से आ रही है। ठीक है, हु कैन रेफर डिस्प्यूट टू ट्रिब्यूनल? कौन रेफर कर सकता है ट्रिब्यूनल को? डिस्प्यूट कौन रेफर कर सकता है? तो अथॉरिटी। डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल कैसा है? फाइनल और बाइंडिंग। कितने दिन में आपको अपील फाइल करनी है? तो 30 डेज में। फ्रॉम व्हेन डज द अपील पीरियड स्टार्ट? कब से स्टार्ट होगा आपका अपील का पीरियड? तो डेट ऑफ कम्युनिकेशन और डेट ऑफ नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड लिखा है
एनी पर्सन एग्रीव्ड, अगर आप सबसेक्शन 8 देख रहे हैं सेक्शन 83 का, तो इट टॉक्स एनी पर्सन एग्रीव्ड, ठीक है, कोई भी पर्सन जो कि क्या है, कोई भी व्यथित व्यक्ति जो है वो किसी ऑर्डर या नोटिस, ठीक है, अथॉरिटी के उसका अग्रीव्ड है तो अपील फाइल कर सकता है ट्रिब्यूनल विद इन 30 days ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर और नोटिस। तो जैसे ही कम्युनिकेशन होता है तब से ही स्टार्ट हो जाता है उसका अपीलेट पीरियड। हाउ मेनी डेज कैन अ थ्रेटेंड इंजरी केस बी फाइल, जैसे आपको संभावित जो नुकसान के मामले में कितने दिनों में आवेदन किया जा सकता है, ठीक है, कितने दिनों में किया जा सकता है, 30 दिन में। इन दोनों के अंदर ही 30 दिन की बात की गई है, ठीक है, अपील के लिए भी और थ्रेटेंड एक्ट और इंजरी के लिए भी, ठीक है। इसके अंदर जो थ्रेटेंड एक्ट वाला है इसके अंदर कम्युनिकेशन और नॉलेज की बात की गई है और अपील वाले प्रोविजन में सिर्फ कम्युनिकेशन की बात की गई है। यहाँ पे 2 वर्ड इसलिए लिखे हैं कम्युनिकेशन एंड नॉलेज क्योंकि ये सब सेक्शन 8 से हम पढ़ रहे हैं। अब है सेक्शन 83A, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेटलमेंट कमेटी, ठीक है, समझौता समिति जो है उसका गठन, ठीक है, निपटारा समिति का गठन, समझौता समिति या निपटारा समिति कह सकते हैं। इसका गठन कब हुआ था, तो 2001 में, ठीक है, ये ऐड किया गया, ओके, 2001 में इसको ऐड किया गया। अब देखिए इसके फॉर्मेशन की बात की गई है, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, मे वर्ड यूज हुआ है, लेकिन जब आप ट्रिब्यूनल की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल की बात करेंगे तो वहां पे मे वर्ड नहीं था, वहां क्या वर्ड था, शैल। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ट्रिब्यूनल तो कॉन्स्टिट्यूट करना ही करना पड़ेगा, चाहे तो ये कर सकती है, ठीक है। इसके अंदर कंपोजिशन मतलब कौन कौन मेंबर होंगे इसके अंदर, तो देखिए कमेटी के अंदर जो बनाई जा रही है इसके अंदर चेयरमैन होंगे और जो अदर मेंबर्स हैं वो हो सकते हैं। फिर है पर्पस क्या है इसका, तो पर्पस है रिजॉल्व करना डिस्प्यूट्स बिटवीन अथॉरिटी एंड अदर पर्सन। ऊपर जो ट्रिब्यूनल है वो भी यही काम कर रही थी, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर रही थी और ये भी डिस्प्यूट ही रिजॉल्व कर रही है। पावर एंड प्रोसीजर, तो देखिए वही प्रोसीजर जो प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके अंदर एग्जिस्टिंग कमेटी क्या है कि जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट कमेटी है वो भी इसमें वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो डिसीजन है वो बाइंडिंग रहेगा अथॉरिटी पे। एक बात याद रखना, यहाँ पे क्या लिखा है, जो डिसीजन गिवन बाय सच कमेटी शैल बी बाइंडिंग ऑन अथॉरिटी, वो अथॉरिटी पर क्या होगा, बाइंडिंग रहेगा इसका डिसीजन। फिर है 83 के क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट डज सेक्शन 83 डील्स विद, ठीक है, किससे संबंधित है सेक्शन 83, सेटलमेंट कमेटी से। कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है सेटलमेंट कमेटी, स्टेट गवर्नमेंट। सेटलमेंट कमेटी है उसका गठन होता कैसे है, तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके। सेटलमेंट कमेटी के अंदर कौन कौन होते हैं, चेयरमैन और अदर मेंबर्स, और ट्रिब्यूनल में तो खाली एक ही पर्सन होगा, ठीक है, ट्रिब्यूनल में तो बस एक ही पर्सन की बात की गई है। उसके बाद मेन पर्पस क्या है सेटलमेंट कमेटी का, तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। उसके बाद सेटलमेंट कमेटी रिजॉल्व करती है किस किस के बीच का डिस्प्यूट, किस किस के बीच के विवाद, तो कोर्ट अथॉरिटी एंड पर्सन, मतलब जेडी एंड पर्सन। उसके बाद एग्जिस्टिंग कमेटी को हम कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब ये एक्ट तो आया 1982 में, इससे पहले भी तो कोई कमिटीज होंगी, तो any committee already constituted for this purpose shall be deemed have been constituted under this act, माना जाएगा कि वो इसी एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूट हुई है। फिर है डिसीजन क्या होगा सेटलमेंट कमेटी का, बाइंडिंग होगा तो किस पर होगा। अब एक वर्ड याद रखना, जो डिसीजन की बात की गई है ना वो उसको बाइंडिंग किया गया है सिर्फ अथॉरिटी के लिए। यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, सिर्फ अथॉरिटी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा, जो सेटलमेंट कमेटी है जब उसका डिसीजन आता है तो वो किस पर बाइंडिंग होता है, अथॉरिटी पे, पर्सन वर्ड यहाँ पर नहीं लिखा। अब हमारा सेक्शन 84 क्या है, रिकवरी ऑफ मनी, ठीक है, रिकवरी ऑफ मनी ड्यू टू द अथॉरिटी एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, प्राधिकरण को दे धन, ठीक है, मतलब आपको पैसा जो है प्राधिकरण को देना है तो उसकी कैसे वसूली की जाएगी, तो उसकी भू राजस्व की जो बकाया के रूप में वसूली की जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसका सबसेक्शन 1, तो ये रिकवरी रूल की बात कर रहा है। सबसेक्शन 1 किसकी बात कर रहा है, रिकवरी रूल की बात कर रहा है, ठीक है।
इसके अंदर देखा जाए तो वैसे सबसेक्शन 1 कुछ ऐसा है नहीं, 84 डायरेक्ट स्टार्ट है। इसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये सबसेक्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए जैसे कि रिकवरी रूल है, इफ एनी मनी एक्सेप्ट रेंट को छोड़कर, ठीक है, अगर आपको कोई पैसा अथॉरिटी को देना है और आपने नहीं दिया तो उसको ऐसे वसूला जाएगा जैसे अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, जैसे कि भू राजस्व की बकाया जो राशि होती है, ठीक है, उसकी तरह वसूला जाएगा। अब अनडिस्प्यूटेड क्लेम, अविवादित दावा, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर सेंड सर्टिफिकेट टू कलेक्टर। अब क्या होगा, कुछ है अनडिस्प्यूटेड क्लेम, ठीक है, जब द क्लेम इज नॉट डिस्प्यूटेड तो जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ शैल सेंड टू द कलेक्टर अ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेंड करेंगे कलेक्टर को सर्टिफिकेट अंडर हिज हैंड इंडिकेटिंग देयर इन द सम विच इज ड्यू टू द अथॉरिटी or claimed by the authority as the case may be, and thereupon collector shall recover the same due or claim। अब देखिए अनडिस्प्यूटेड क्लेम है, ठीक है, ये वाला की जब मनी नहीं पे की गई है तो जेडीसी क्या करेगी, कलेक्टर को एक सर्टिफिकेट भेज देगी कि ये पैसा अभी तक जमा नहीं कराया गया है, और फिर कलेक्टर उसको रिकवर करेगा। सबसेक्शन 1 में तो है कि रिकवर किया जाएगा, और कौन रिकवर कर रहा है, तो कलेक्टर रिकवर कर रहा है एज अ अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब है कुछ डिस्प्यूटेड क्लेम, ठीक है, और अगर डिस्प्यूटेड क्लेम कोई है कि भाई जो रिकवरी ऑफ जो ये देना है उस पर कोई विवाद चल रहा है, अब वो मैटर जाएगा ट्रिब्यूनल के पास, और फिर ट्रिब्यूनल कंडक्ट करेगी इंक्वायरी और उस पर होगी अपॉर्चुनिटी, फिर जो है तो डिसीजन आएगा, ठीक है। देखिए एंड द क्लेम इज डिस्प्यूटेड इट शैल बी रेफर्ड, ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, विच शैल आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, whom the sum is alleged to be payable a reasonable portion of being decide the question, ठीक है, क्वेश्चन डिसाइड किया जाएगा, कम्युनिकेट फर्दर विद इट्स डिसीजन टू द अथॉरिटी, और अथॉरिटी को अपना क्या करेगी, डिसीजन बताएगी ट्रिब्यूनल। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल मे विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसीजन अपील टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मार्क दिस वर्ड, ठीक है, नीचे लिखा भी है, जो ट्रिब्यूनल का जो ये डिसीजन आया है, अगर आप उससे अग्रीव है तो पर्सन अग्रीव, ये अपील लाइज टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद इन 30 days। अभी तक हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहीं नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा है सेक्शन 84 में बी पॉइंट में, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल का मैटर कहाँ जा रहा है, ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है वो कहाँ जा रहा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, और कितने दिन में अपील फाइल करनी है, 30 दिन। आपने देखा होगा अभी तक हमने अपील के प्रोविजन से रिलेटेड जो डेज है उसमें 30 days की ही बात की गई है। फिर उसके बाद द कलेक्टर, फिर है द डिसीजन ऑफ द बोर्ड जो है हमारा वो फाइनल होगा, ठीक है, और शैल नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, फिर कहीं पे भी उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, कैन नॉट बी क्वेश्चन, ठीक है। फिर है अब फाइनल रिकवरी कैसी होगी, कलेक्टर रिकवर करेगा अमाउंट एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू आफ्टर फाइनल डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको मार्क कर लेना। उसके बाद है सेक्शन 84 के एमसीक्यूज, ठीक है, चलिए इसके एमसीक्यूज करते हैं। तो बताइए सेक्शन 84 किससे डील कर रहा है, तो सेक्शन 84 हमारा डील कर रहा है रिकवरी ऑफ मनी, ठीक है, और कैसे कर रहे हैं हम रिकवरी ऑफ मनी, कैसे कर रहे हैं, अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है, अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। उसके बाद है हमारा सेक्शन 84, सेक्शन 84 अप्लाइज हो रहा है, सेक्शन 84 अप्लाई होता है टू मनी, ठीक है, कैसे जो देय राशि पर लागू होता है, ठीक है, तो आप किसको पेबल है, वो जो राशि है जो आपके ऊपर देय है, ठीक है, वो जो देय राशि है वो किस पर लागू हो रही है, अथॉरिटी, मतलब आपको अथॉरिटी को पैसा देना था, आपने अभी नहीं दिया, बकाया है आपके ऊपर। विच अमाउंट इज एक्सक्लूडेड अंडर सेक्शन 84, सेक्शन 84 में जो बात की गई है कि आपको पैसे देने हैं, तो कौन से पैसे हैं जो आपको मतलब सेक्शन 84 किन जो पेमेंट्स पर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो जो रेंट, आपको जो रेंट देना है उसको हम एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या करेंगे, जो है रिकवर नहीं करेंगे। अगर क्लेम डिस्प्यूटेड नहीं है तो कौन सेंड करता है सर्टिफिकेट कलेक्टर को कि जाओ पैसा रिकवर करके आओ, जेडीसी, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर। और हमने पढ़ा है जेडीसी को हमने पढ़ा जो अथॉरिटी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो उसके ऑफिशियल मेंबर है उसमें जेडीसी भी है और जो भी एक चीफ एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर रही है। और अगर हम जब एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात करें तो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को असिस्ट कर रही है, उसमें जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें जेडीसी का क्या रोल है कि उसमें वो चेयरमैन है,
और हमने कहाँ पढ़ा था जेडीसी? जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये पावर है जेडीसी की। और एक और पावर हमने क्या पढ़ ली कि जो जेडीसी है वो सर्टिफिकेट भेजता है कलेक्टर को। ठीक है, ठीक है, क्या भेजता है? सर्टिफिकेट भेजता है कलेक्टर को। ठीक है, किस लिए? कि जो आप जो ये जो सम ड्यू है उसको रिकवर कर लो। ठीक है, उसके बाद है अगर क्लेम डिस्प्यूटेड नहीं है तो हु सेंड सर्टिफिकेट? तो वही जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर या किसी ने ऑथराइज किया है वो ऑफिसर। कौन रिकवर करता है अमाउंट को एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू? कलेक्टर। देखिए, जितनी भी लैंड से रिलेटेड चीज होती है ना, वैसे भी वो कलेक्टर ही काम करते हैं। इफ क्लेम डिस्प्यूटेड है तो मामला कहाँ पे जाएगा? ट्रिब्यूनल के पास। और ट्रिब्यूनल से भी अगर आप उसके डिसीजन से खुश नहीं है तो मामला कहाँ जाएगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अपील में। और कितने दिन की अपील है? 30 दिन की। ट्रिब्यूनल मस्ट प्रोवाइड, ट्रिब्यूनल को क्या प्रोवाइड करना जरूरी है? हियरिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सुना जाए दूसरे पर्सन को भी। अपील अगेंस्ट ट्रिब्यूनल डिसीजन लाइज टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अभी हमने पढ़ा ट्रिब्यूनल की अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जाती है। अपील कितने दिन में फाइल की जानी है? 30 दिन में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डिसीजन कैसा होता है? फाइनल होता है। ठीक है, डिसीजन ऑफ जो बोर्ड रेवेन्यू का डिसीजन है उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो किस में चैलेंज नहीं कर सकते? नो कोड। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है? डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कैन बी चैलेंज्ड इन। देखिए अब क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है। हमने पढ़ा, वहां लिखा था एनी कोर्ट, कि आप किसी भी कोर्ट में डिसीजन ऑफ बोर्ड रेवेन्यू को चैलेंज नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा दिया, यहाँ लिख दिया राजस्व मंडल के निर्णय को कहाँ चुनौती दी जा सकती है? कहाँ दी जा सकती है? एनी कोर्ट लिखोगे कि कहीं भी चुनौती दी जा सकती है? नहीं भाई, किसी भी कोर्ट में नहीं दी जा सकती, इसलिए नो कोर्ट आंसर है। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ा कीजिए। अब जैसे फाइनल डिसीजन आया, अब रिकवरी को जो है अब हम रिकवर करेंगे। ठीक है, कलेक्टर रिकवर करेंगे। तो देखिए कैसे, नॉट डिस्प्यूटेड होता है तो डायरेक्ट रिकवर करता है कलेक्टर, डिस्प्यूटेड होता है मामला तो ट्रिब्यूनल के पास जाता है, और ट्रिब्यूनल का मामला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो मामला डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। रिकवरी हमेशा ऐसी होगी जैसे अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो देखिए हमने, आप समझ रहे हैं कितना अच्छे से हम एक एक सेक्शन को डील कर रहे हैं। उससे इम्पोर्टेंट, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं हम वो पढ़ रहे हैं। फिर हम कैसे उसका जिस्ट, जैसे कि इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स है उसको पढ़ रहे हैं। मेरी सारी वीडियोस ऐसे ही हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक अच्छा सा कमेंट जरूर डालना ताकि लगे कि हाँ, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसको थोड़ा वैलिडेशन मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद है हमारा सेक्शन 85 पावर ऑफ एंट्री। ठीक है, सेक्शन 85 किसकी बात करता है? पावर ऑफ एंट्री, प्रवेश की शक्ति। तो देखिए इसके अंदर क्या बात की गई है? जो चेयरमैन है, मेंबर्स है, कमेटीज है, कमिश्नर्स हैं, ठीक है, जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर्स है, सॉरी, ठीक है, और जो भी ये लोग हैं ये किसी भी लैंड पर एंटर कर सकते हैं, बिल्डिंग पर एंटर कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। देखिए जब कोई अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट हो रही है, कोई लैंड है उसका यूज अलग तरीके से किया जा रहा है, तो ये सारे मेंबर्स फिर उस लैंड पर जाएंगे तो सही देखने के लिए, तो फिर पावर दी गई कि ये सारे मेंबर्स एंटर कर सकते हैं लैंड पर। ठीक है, पर्पस क्या है? वही पर्पस अब ए से लेके जी तक इसके कुछ पर्पस है, जैसे इसमें भी लिखा है ए से लेके जी तक पर्पस, जैसे कि फॉर इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, मेजरमेंट, ए पार्ट में ये सब है। ठीक है, तो वो जा सकते हैं। एग्जामिन करना है कि कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं काम चल रहा है उसको एग्जामिन करने के लिए जा सकते हैं। सीवर्स वगैरह, ड्रेन्स वगैरह, इन सबको देखने के लिए जा सकते हैं। डिगिंग करने के लिए, बोरिंग करने के लिए सब सॉइल, ठीक है, भूमि के अंदर खुदाई करनी है या बोरिंग करनी है तो ठीक है। फिर है सेटिंग बाउंड्रीज एंड वर्क लाइंस, ठीक है, सीमाएं और कार्य रेखा निर्धारित करनी है। मेकिंग बाउंड्रीज, मार्किंग बाउंड्रीज एंड ट्रेंचेस, निशान लगाने हैं बाउंड्रीज के, ठीक है, और जो है ट्रेंचेस बनाने हैं, खाइया बनानी है। चेक करना है कोई इलीगल डेवलपमेंट ना हो जाए। एक बात बताइए, हम ना कहाँ अप्लाई करते हैं, किस सेक्शन में अप्लाई करते हैं? जब हमें डेवलपमेंट करनी होती है तो हमें एक अप्लाई करना होता है अथॉरिटी के पास, तो किस सेक्शन में करते हैं? तो सेक्शन 17 में हम एप्लीकेशन लगाते हैं अथॉरिटी के पास। ठीक है,
कि हमें ये डेवलपमेंट करनी है, फिर अथॉरिटी परमिशन देती है सेक्शन 17 में, ठीक है। तो वो वही बात की गई है। और अगर आपने सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग परमिशन नहीं ली तो फिर आपकी डेवलपमेंट इलीगल डेवलपमेंट मानी जाएगी। तो यही इलीगल डेवलपमेंट को चेक किए जाने के पर्पज से भी आप लैंड पर एंटर कर सकते हैं, वो सारे मेंबर्स, ठीक है। फिर है एनी एक्ट नेसेसरी फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, और कोई भी, ठीक है, ऐसा एक्ट जो कि जरूरी है, ठीक है, ऐसा आवश्यक कार्य, ठीक है, जो कि इस अधिनियम के जो है प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, ठीक है। अब है इसका प्रोविजो, सेक्शन 85 का सबसेक्शन 1 है जिसके हमने A to G पार्ट पढ़े। इसके कुछ प्रोविजो है, जैसे कि टाइम एंड नोटिस। एंट्री आप कब करेंगे? सनराइज और सनसेट के बीच के समय में, मतलब दिन में आपको करनी है। प्लस 24 आवर्स का एक नोटिस देना पड़ेगा ऑक्यूपायर और ओनर को। अगर जिसकी जगह पर आप जा रहे हैं, बेशक वहां पर इलीगल डेवलपमेंट चल रही है, कुछ भी है, आपको 24 घंटे पहले बताना पड़ेगा ऑक्यूपायर को। देखिए, ओनर का मतलब है कि भाई जो बिल्डिंग बनवा रहा है, ऑक्यूपायर मतलब है जो वहां पर रह रहा है, ठीक है। फिर है प्राइवेसी ऑफ वुमेन, सफिशिएंट नोटिस मस्ट बी गिवन टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑफ वुमेन ऑक्यूपेंट, ठीक है। अगर वुमेन रह रही है उस जगह पर तो एक आपको उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है रिस्पेक्ट कस्टम्स, जो सोशल और रिलीजियस जो कस्टम्स होंगे उनको आपको रिस्पेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद इसका सबसेक्शन 2 बात करते हैं ऑथराइज पर्सन में ओपन डोर गेट बैरियर फॉर एंट्री, ठीक है। अब क्या वो तोड़ के भी अंदर जा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या बात की गई है? इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू मेक एंट्री फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन और सर्च। इंस्पेक्शन और सर्च करने के लिए खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, कॉज टू भी ओपन खुलवा सकते हैं, कोई भी गेट वगैरह, ये सब। अगर ताला वगैरह, कोई इलीगल डेवलपमेंट चल रही है, हमने नोटिस दिया, हम आ रहे हैं, ताला लगा के चले गए, तो भाई गेट तो खुलवाएंगे ना, देखेंगे तो सही क्या काम चल रहा है। फिर कंडीशन क्या है, जो ए और बी है, ठीक है, इसके दो चीजें बताई गई है। पहला, ओपनिंग इज नेसेसरी। देखिए, अगर हमें ओपनिंग गेट तोड़ के जाना पड़ेगा या लॉक खोल के जाना पड़ेगा तो हमें वो ओपन कराना तो जरूरी है ना, एंट्री। तो एक कंडीशन ये है। बी है, ऑक्यूपायर और ओनर जो है अब्सेंट है या फिर रिफ्यूज कर रहे हैं तो फिर हमें एंट्री करनी जरूरी है और वो तोड़ना पड़ेगा गेट वगैरह। ये दो कंडीशन है, ठीक है। क्या, एक तो इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं या फिर वो गेट रिफ्यूज कर रहे हैं खोलने के लिए, इन दो सिचुएशन में खोला जा सकता है, लॉफुल माना जाएगा, ठीक है। फिर है हमारा, इसका रिवीजन कर लेते हैं। 85 का सबसेक्शन 1 बात कर रहा है कि एंट्री की पावर है इन लोगों के पास, और कौन कौन से पर्पस के लिए एंट्री है कि ए से जी। प्रोवाइजो ये कहता है कि आप इस टाइम पे तो एंट्री नहीं कर सकते, मतलब सनराइज के बाद और सनसेट से पहले पहले तो नहीं कर सकते, इसके बीच में कर सकते हैं। और साथ में 24 घंटे का आपको नोटिस भी देना पड़ेगा, वुमेन की प्राइवेसी को भी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, रिलीजियस कस्टम को भी आपको मानना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर आप फोर्सफुल एंट्री करना चाहें तो वो भी अलाउड है। कब? दो कंडीशन। पहली कंडीशन कि ओपनिंग जो है जरूरी है उसकी करनी, दूसरी या फिर ऑक्यूपायर ने और ओनर है उसने रिफ्यूज कर दिया है ओपन करने के लिए डोर, या फिर अब्सेंट ही है। अब देखिए, अंडर सेक्शन 85 सबसेक्शन 1 कौन ऑथराइज है? तो चेयरमैन भी है, मेंबर भी है, जेडीसी भी है, जो ऑथराइज ऑफिसर्स है वो सब है। उसके बाद अंडर क्लॉज ए, ठीक है, जो क्लॉज ए है, जो क्लॉज ए है उसके अंदर एंट्री की बात किसके लिए की गई है? इंस्पेक्शन और सर्वे करने के लिए, ठीक है। इंस्पेक्शन करने के लिए आप अंडरलाइन कर लीजिए। क्लॉज बी किससे रिलेटेड है? कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। या हमें एग्जामिन करना है कोई भी वर्क जो कि कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इससे रिलेटेड है। सीवरेज और ड्रेनेज से रिलेटेड है। क्लॉज सी, सी किससे रिलेटेड है? डिगिंग और डिगिंग और बोरिंग अगर आपको करनी है सब सॉइल के अंदर। सी से रिलेटेड है सब सॉइल, ऐसे याद कर लो, सी सब सॉइल, सी सब सॉइल, ठीक है। ए से स्टार्ट कर लो, ए से स्टार्ट, ए है हमारा इंक्वायरी, ठीक है, इंक्वायरी होता है वैसे बट याद रहे तो ए से इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। बी में क्या है? बी में हमारा एग्जामिन करना कंस्ट्रक्शन, सी से सब सॉइल, और डी क्या है? जब आप सेटिंग आउट कर रहे हो बाउंड्रीज और वो लाइंस, ठीक है, तो डी बाउंड्रीज ऐसे याद कर लो, ठीक है। और एफ किससे रिलेटेड है? देखिए फिर आया ई, ई किससे रिलेटेड है?
making such level boundaries and lines by placing mark and cutting trenches, e trenches, ठीक है, e trenches। f f f का मतलब हो गया जब आप कुछ इलीगल कर रहे हैं, डेवलपमेंट, ठीक है, whether any land is being or has been developed in contravention, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है, इलीगल काम। फिर है जी, जी किससे रिलेटेड है, कोई भी अदर थिंग, ठीक है, जी किससे है, कोई भी, एनी एक्ट जो है नेसेसरी फॉर दिस एक्ट। अब देखिए इसका हम करते हैं एमसीक्यू। एंट्री कैन बी मेड ओनली बिटवीन सनराइज टू सनसेट। मिनिमम नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड फॉर बिफोर एंट्री 24 hours. Notice must be given to occupier or owner. Proviso ensures protection of privacy of women. Officers must respect social and religious customs. Subsection 2 of section 85 provides for forced opening of door and gate. Door can be opened when necessary for inspection. Door can be opened if owner is absent or refuses to open door. Power under section 85 subsection 2 is given to authorized person. तो 85 का सबसेक्शन 1 बात करता है एंट्री की, प्रोविजो बोलता है 24 घंटे का नोटिस, और सबसेक्शन 2 बात करता है फोर्सफुल एंट्री भी की जा सकती है। अब हम पढ़ते हैं 86 सर्विस टू नोटिस, ठीक है, हम करते हैं सेक्शन 86 सर्विस ऑफ नोटिस। क्या है सर्विस ऑफ नोटिस, ठीक है, नोटिस की तामील। पहला क्या है जनरल रूल इसका, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग नोटिस एंड ऑर्डर्स आर डीम्ड ड्यूली सर्व्ड इफ सर्व्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड मैनर था और उसी के तहत आपको नोटिस या ऑर्डर दिया गया है तो माना जाएगा वो ड्यूली सर्व हो गया है, ठीक है। इसका ए पॉइंट क्या कहता है, अब कोई डिपार्टमेंट है, कंपनी है, उस पर कैसे सर्विस की जाएगी नोटिस की, तो उसका जो एड्रेस होगा, एड्रेस टू हेड, जीएम, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल ऑफिसर, ठीक है, इन सबके जो एड्रेस पर भेज सकते हैं। ऑफिस, ठीक है, जो ऑफिस है उसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है या फिर रजिस्टर ब्रांच है, ठीक है, वहां पे भेजा जा सकता है, ठीक है। और क्या मोड रहेगा, रजिस्टर्ड और डिलीवर्ड, रजिस्टर्ड और डिलीवरी करके अंडरलाइन कर लो। देखिए इसके सबसेक्शन बी में ये पोस्ट का जो है जो मतलब भेजने का जो तरीका रहेगा, मोड रहेगा, वो इन दोनों में दिया है, आप इसको अंडरलाइन कर लेना ऐसे, ठीक है, और लिख भी लेना मोड क्या रहेगा, ठीक है, सेंड करने का। उसके बाद है हमारा सबसेक्शन बी। क्या है सबसेक्शन बी, सर्विस ऑन पार्टनरशिप फर्म पे कैसा जाएगा, तो जो एड्रेस है फर्म का वहां जाएगा, ठीक है, जो प्रिंसिपल प्लेस है बिजनेस का, ठीक है, जो प्रिंसिपल प्लेस है जहाँ पे मुख्य रूप से कुछ चलाया जा रहा है बिजनेस, उस फर्म का उस एड्रेस पे जाएगा। और मोड क्या रहेगा, रजिस्टर, पोस्ट से या डिलीवरी से भेज दो। किसी इंडिविजुअल पर आपको भेजना है तो कैसे जाएगा, ठीक है, किसी पर्सन पे भेजना है तो कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, उस पर्सन को मतलब नोटिस आप भेज दो, ठीक है, या फिर पर्सनली टेंडर कर दो खुद। पर्सन नहीं मिल रहा है तो उसके जो रेजिडेंस है या जो बिजनेस चला रहा है वहां पे फिक्स कर दो, चिपका दो वहां पे जाके। कोई एडल्ट फैमिली मेंबर है उस पे दे दो, देखो एडल्ट फैमिली मेंबर लिखा है, मैन वुमेन कुछ नहीं लिखा, उसकी लैंड और बिल्डिंग पे फिक्स कर दो। और कैसे जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट, कैसे जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे क्या डिलीवरी वर्ड लिखा है, नहीं लिखा, क्यों, किसको डिलीवर करेंगे, क्योंकि खुद पर्सन को देना है। सबसेक्शन 2 क्या बात करता है, ओनर एंड ऑक्यूपायर कैन एड्रेस एज ओनर ऑक्यूपायर, नो नेम नीडेड, ठीक है, अगर आप ओनर और ऑक्यूपायर को भेज रहे हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे भेज सकते हैं। और वैलिड सर्विस मानी जाएगी अगर आपने सेक्शन 86 का जो क्लॉज 1 का क्लॉज सी है उसको फॉलो किया है, और डिलीवरी जो, ठीक है, डिलीवर टू एनी पर्सन ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी पे जो भी कोई पर्सन रह रहा था अगर आपने उसको डिलीवर कर दिया है तो उसको भी हम वैलिड सर्विस मानेंगे, अगर ओनर ऑक्यूपायर के केस में अगर हम नोटिस भेज रहे हैं, ठीक है। सबसेक्शन 3 बात करता है फर्म और रूल। फर्म के केस में क्या होगा, तो सर्विस अगर आपको फर्म पे करनी है तो जितने भी पार्टनर्स हैं सबको नोटिस भेजना पड़ेगा। ड्यूटी ऑफ ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर की क्या ड्यूटी है, ऑफिसर कैन रिक्वायर ऑक्यूपायर टू गिव नेम एंड एड्रेस ऑफ ओनर, ठीक है, और ऑक्यूपायर के पास अगर नोटिस गया है तो फिर ऑक्यूपायर की ड्यूटी वो बताएगा कि ओनर का नेम क्या है और एड्रेस वो कहाँ रहता है, ठीक है।
और इसका सबसेक्शन 5 कहता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। इस सब आपने सीपीसी में पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के बारे में, ठीक है। ये जो सम्मान वगैरह हमने पढ़े थे, मैंने सीपीसी के भी बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से ऑर्डर्स को समझाया है। ऑर्डर 1 आप जाकर पढ़े ना, एक बार पढ़ लोगे आप जिंदगी में नहीं भूलोगे ऑर्डर 1 को। बाकी और भी ऑर्डर्स है जो मैं उसमें डालने वाली हूँ, कुछ सेक्शंस भी डाले हैं मैंने सीपीसी के। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ाया है, एक बार पढ़ लोगे कभी नहीं भूलोगे। इफ सर्विस फेल्स इन अबव मोड्स, आप उस जितने भी अभी मोड्स बताए गए उस तरीके से आप नोटिस नहीं भेज पा रहे हैं, सर्विस नहीं करा पा रहे हैं, तो कैसे करा सकते हैं? तो आप किसी भी जो आपका लोकल हिंदी न्यूज़पेपर है उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें पब्लिश करा सकते हैं। लोकल हिंदी न्यूज़पेपर ही वर्ड लिखा है, मार्क कर लेना। तो ठीक है, ये रिवीजन का है कि 86 का 1 बात कर रहा है मोड क्या है। ए में कंपनी है, बी में फर्म है, सी में इंडिविजुअल है, फिर 2 में ओनर की बात की गई है, 3 में फर्म, 4 में ऑक्यूपायर डिटेल्स बताएगा, 5 में न्यूज़पेपर हिंदी, ठीक है। उसके बाद इसका सबसेक्शन 6, इसका सेक्शन 86 के एमसीक्यूज। सेक्शन 86 किससे डील करता है? सर्विस ऑफ नोटिस से। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं? नोटिस एंड ऑर्डर्स, ठीक है। सर्विस आप कंपनी पे कैसे करेंगे? तो एड्रेस कहाँ का होगा कि आप उसके सेक्रेटरी को भी भेज सकते हैं, कंपनी के प्रिंसिपल ऑफिसर को भी भेज सकते हैं कंपनी के, ठीक है, नोटिस। उसके बाद है हमारा सर्विस ऑन अ डिपार्टमेंट इज एड्रेस टू, ठीक है। और डिपार्टमेंट में भेजना है आपको, कोई सर्विस करानी है डिपार्टमेंट में, तो कैसे भेजेंगे? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, एचओडी को भेजेंगे, ठीक है। क्लॉज ए किससे रिलेट कर रहा है? तो क्लॉज ए हमारा रिलेट कर रहा है, मतलब किस मोड से आप सर्विस कराएंगे, तो रजिस्टर्ड पोस्ट भी और डिलीवरी भी करा सकते हैं। फिर है फर्म, तो अगर आपको फर्म जो है उसको सर्विस करनी है तो कैसे करेंगे? तो आप जो है फर्म के नेम पर कर सकते हैं। सर्विस और फर्म जो है वो कहाँ पर की जाती है? तो वो जो प्रिंसिपल प्लेस होता है बिजनेस का, वहीं पर की जाती है, प्रिंसिपल प्लेस पे की जाती है। इंडिविजुअल को भेजना है तो आप उसको पर्सनल डिलीवरी भी कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट भी और एफिक्स भी कर सकते हैं। तीनों चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। इसके जो सी पार्ट है उसमें तीनों चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। टेंडर्ड करना मतलब वही होगा कि आपने उसको पर्सनली डिलीवर कर दिया, बाकी रजिस्टर्ड पोस्ट से जा सकते हैं, एफिक्स भी कर रहे हैं, तो तीनों चीजें। अगर पर्सन नहीं मिल रहा है तो क्या? तो उसके रेजिडेंस और बिजनेस पे चिपका दो नोटिस को। और नोटिस किसको दिया जा सकता है? एडल्ट फैमिली मेंबर को भी दिया जा सकता है। फिर है सबसेक्शन 2 से रिलेटेड, जो ओनर है और ऑक्यूपायर है उससे रिलेटेड अगर आपको नोटिस देना है तो किसको दे सकते हैं? तो ओनर को भी भेज सकते हैं, ऑक्यूपायर को भी भेज सकते हैं। नोटिस वैलिड माना जाएगा अगर आपने किसको डिलीवर कर दिया, उस प्रॉपर्टी पे जो भी पर्सन रह रहा था, एनी पर्सन, उसको दे दिया, तो माना जाएगा भैया आपका नोटिस वैलिड है, मतलब जो डिलीवरी उसकी वैलिड है, ठीक है। फिर है फर्म रूल, ठीक है। अगर आपको सर्विस करानी है फर्म पर तो सारे पार्टनर्स को भेजोगे, फर्म के केस में सारे पार्टनर्स को भेजोगे नोटिस सर्विस का। फिर है ऑक्यूपायर की ड्यूटी क्या है? ड्यूटी है डिटेल्स बताना पड़ेगा कि ऑक्यूपायर का नाम क्या है और एड्रेस क्या है। फिर है न्यूज़पेपर सर्विस, ठीक है, कि अगर जो है कब अप्लाई हो रहा है कि जब सारे मोड फेल हो गए, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कराएंगे, न्यूज़पेपर में पब्लिश करा देंगे। सर्विस अंडर सेक्शन 86 सब क्लॉज 5 इज डन बाय न्यूज़पेपर पब्लिकेशन। न्यूज़पेपर मस्ट बी हिंदी, लोकल, डेली न्यूज़पेपर। सर्विस बाय न्यूज़पेपर इज कंसीडर्ड इफेक्टिव सर्विस या फिर सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। अब सेक्शन 87 पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो देखिए जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी मेंबर्स हैं अथॉरिटी के, कमिटीज हैं, बोर्ड्स हैं, सब कौन माने जाएंगे? पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे आईपीसी के सेक्शन 21 के तहत। लेकिन अब आईपीसी की जगह क्या आ गया है? बीएनएस। ड्यूटी तुम्हारी है सेक्शन फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किस सेक्शन में है। मुझे पता है लेकिन थोड़े एफर्ट्स आप भी करना। सेक्शन 87 चलिए एमसीक्यूज की बात करता है, तो ऑफिसर्स जो है अथॉरिटी के वो कौन है? पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट का स्टेटस हमने कहा किसके तहत दिया है उनको? आईपीसी के सेक्शन 21 के तहत दिया है, ठीक है। सेक्शन 87 में किन किन को ऐड किया गया, इंक्लूड किया है? तो ऑफिसर्स को भी, एम्प्लॉयज को भी, मेंबर्स ऑफ अथॉरिटीज को भी, सबको, ठीक है। फिर हमारा सेक्शन 88 लंप सम contribution by authority in lieu of taxes levied by local authorities, ठीक है। स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उद्ग्रहणीय करों के बदले में प्राधिकरण द्वारा एक मुश्त अभिदाय। क्या हो रहा है? अथॉरिटी इज नॉट लायबल टू पे टैक्सेस, ठीक है। अथॉरिटी जो है टैक्स पे
नहीं करेगी, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी टैक्स भी, ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है। दूसरा, लोकल अथॉरिटी कैन एंटर एग्रीमेंट, लोकल अथॉरिटी चाहे तो एग्रीमेंट कर सकती है, ठीक है। लम्प सम कॉन्ट्रीब्यूशन इंस्टेड ऑफ टैक्सेस, देखिए इसमें बात की गई है, इसका सबसेक्शन 81 एक बार पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट टू रूल्स इफ एनी दैट मे बी मेड under this act, any regard being had to the fact that the authority itself provides in the area within the jurisdiction of local authority all or any of the amenities which the local authority provides, then the authority shall not be liable to pay the taxes including proper taxes if any, but it shall be lawful for the local authority to arrive an agreement with the authority the prior sanction of the state government to receive a lump sum contribution from the authority in lieu of all the taxes। देखिए अगर लोकल अथॉरिटी कोई अमेनिटीज प्रोवाइड कर रही है जेडीए को, तो पहली बात तो जेडीए जो है टैक्स पे नहीं करेगी, और अगर जेडीए टैक्स पे नहीं कर रही है तो ठीक है, लोकल अथॉरिटी ने भी कुछ अमेनिटीज तो दिए, तो फिर लोकल अथॉरिटी जो मतलब जेडीए दोनों एक एग्रीमेंट कर सकती है कि चलो हम आपको टैक्सेस तो नहीं देंगे लेकिन लमसम थोड़ा सा आपको क्या दे देंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन दे देंगे। ऐसा करने के लिए ये सब एग्रीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की एक प्रायर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर इसका सबसेक्शन 2 क्या बात करता है, अगर एग्रीमेंट नहीं, इफ नो एग्रीमेंट मैटर गोज टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ जो कि हमने अभी सबसेक्शन 1 में पढ़ा है, तो मैटर जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर गिविंग लोकल अथॉरिटी एंड अथॉरिटी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड डिसाइड द अमाउंट ऑफ सच कॉन्ट्रीब्यूशन। अब लमसम देने की बात हुई है, एग्रीमेंट करके एग्रीमेंट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो मैटर चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है, दोनों पार्टी को सुनने के बाद कि कितना जो अमाउंट है देना है, ठीक है, और ये डिसीजन बाइंडिंग है। देखिए अब देखेंगे ना तो देखिए कितने बड़े बड़े सेक्शन है, इसका हमने जिस्ट कर लिया, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। तो देखिए कितना, अगर हम इजीएस्ट वे में कर रहे हैं तो लॉ भी कितना सिंप्लीफाई लग रहा है, ठीक है। अथॉरिटी लायबल है पे करने के लिए टैक्स अंडर सेक्शन 88? नहीं नहीं, वो क्या करती है, लमसम कॉन्ट्रीब्यूशन, एक मुश्त राशि जो है टैक्स के बदले दे दी जाती है। एग्रीमेंट जो है लमसम रिक्वायरमेंट का, इसमें किसकी अप्रूवल चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की। एग्रीमेंट किस किस के बीच में होता है, लोकल अथॉरिटी और अथॉरिटी मतलब जेडीए के बीच में। फिर है अगर कोई एग्रीमेंट नहीं पहुंच पा रहे हैं, दोनों एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैटर जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, और डिसाइड करने से पहले दोनों को पार्टी सुनेगी, जेडीए को और लोकल अथॉरिटी को। अब है हमारा 89 डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, ठीक है, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी और वेजेस टू मीट क्लेम्स ऑफ द अथॉरिटी इन सर्टेन केसेस, ठीक है। सेक्शन 89 का 1, पर्सन में ऑथराइज एम्प्लॉयर टू डिडक्ट सैलरी, ठीक है, तो पर्सन जो है ऑथोराइज कर सकते हैं एम्प्लॉयर को कि हमारी सैलरी में से डिडक्ट कर लीजिए, ठीक है। डिडक्शन फ्रॉम सैलरी वेजेस टू मीट क्लेम्स ऑफ अथॉरिटी इन सर्टेन केसेस। फिर डिडक्शन टू सेटिस्फाई अथॉरिटीज ड्यूज रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स रिटर्न कंसेंट। देखिए इसमें बोला है एनी पर्सन डीलिंग विद द अथॉरिटी में एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट इन फेवर ऑफ सच अथॉरिटी प्रोवाइडिंग दैट हिज एम्प्लॉयर शैल बी कॉम्पिटेंट टू डिडक्ट। किसी पर्सन को, अथॉरिटी को पैसे देने हैं, तो पर्सन ने बोला कि भाई मैं एम्प्लॉयर को ऑथराइज कर रहा हूं कि मेरी सैलरी में से डिडक्ट कर लिया जाए वो पैसा, ठीक है, बेसिकली इस बारे में बात करता है, ठीक है। और इसका सबसेक्शन 2 बात करता है एम्प्लॉयर मस्ट डिडक्ट, अगर ऐसा कह दिया गया तो एम्प्लॉयर को डिडक्ट करना पड़ेगा, पेमेंट अथॉरिटी को देनी पड़ेगी, और ऐसे ट्रीट किया जाएगा लाइक सैलरी पेमेंट अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। सबसेक्शन 3 बात करता है अगर एम्प्लॉयर फेल कर जाता है ऐसा करने में, तो फिर एम्प्लॉयर को पर्सनली लायबल कर लिया जाएगा और अमाउंट ऐसे रिकवर किया जाएगा जैसे कि लैंड रेवेन्यू, ठीक है। देखिए पैसा तो आपसे लिया ही जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। और कैसे रिकवर कर रहे हैं, एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। किसके पास पावर थी, अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस सेक्शन में, कलेक्टर के पास, ठीक है। इसके एमसीक्यूज है, सैलरी डिडक्शन अग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय एम्प्लॉय, ठीक है। सैलरी डिडक्शन का एग्रीमेंट कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है। एम्प्लॉयर की कंसेंट मस्ट बी, जो एम्प्लॉयर है जब कंसेंट दे तो उसकी एम्प्लॉयर की कंसेंट रिटर्न होनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है डिडक्शन इज मेड टू, डिडक्शन इसलिए हो रहा है ताकि आपके जो अथॉरिटीज के जो पैसे आपको देने हैं उसको आप क्या कर सकते, उसका भुगतान कर सके। एम्प्लॉयर मस्ट डिडक्ट, एम्प्लॉयर को अमाउंट डिडक्ट करना ही पड़ेगा जब अथॉरिटी ने उसको रिक्विजिशन दे दी है। डिडक्शन अमाउंट को ट्रीट कैसे किया जाएगा, एक सैलरी पेमेंट की तरह, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर डिडक्ट नहीं करता और तो फिर इसका मतलब क्या है कि वो पर्सनली लायबल हो जाएगा, एम्प्लॉयर खुद
अमाउंट को कैसे रिकवर किया जाएगा, जैसे अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। सेक्शन 90 क्या है, कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट। पॉलिसी से रिलेटेड है इसका सबसेक्शन 1, अथॉरिटी शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जेडीए को कैसे काम करना पड़ेगा, उस पॉलिसीज और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है। डायरेक्शंस, अथॉरिटी इज बाउंड टू फॉलो डायरेक्शन, जो डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट देगी जैसे जैसे वैसे उसको फॉलो करना पड़ेगा। डिस्प्यूट होता है, अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट है, अथॉरिटी और पर्सन के बीच में नहीं। अगर अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट है तो डिसाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट का ही डिसीजन फाइनल होगा। वो आप एक लॉ में एक फ्रेज है ना कि नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, वो क्या यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है कि जब अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। अथॉरिटी शैल अकॉर्डिंग टू हुज पॉलिसीज, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग एक्ट करेगी। डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कैसी है, बाइंडिंग है। डिस्प्यूट जो डिसाइड कर रही है, कौन डिसाइड कर रहा है, जब अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट है तो स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 90A, पावर टू ट्रांसफर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकते हैं एम्प्लॉयज को इधर से उधर, टू हाउसिंग बोर्ड, UIA, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। उसका पे स्केल क्या है, नॉट लोअर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पावर टू ट्रांसफर बस इतना पता होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट जो है ट्रांसफर कर सकती है एम्प्लॉयज को जो अथॉरिटी के हैं, ठीक है। ट्रांसफर बाय टू द राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और एनी अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रांसफर म्युनिसिपल ऑन पोस्ट कैरिंग पे स्केल नॉट लोअर देन द पे स्केल ऑफ द ऑफिसर एम्प्लॉय टू बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। फिर वही पे स्केल होगा जहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। लियन रिमेन्स इन अथॉरिटी, ठीक है, जो इसका लायन है, लियन है वो अथॉरिटी में ही रिमेन रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो लियन है वो अथॉरिटी के पास ही रहेगा, बेशक से एम्प्लॉय ट्रांसफर होकर कहीं और चला गया। प्रमोशन कंसीडर्ड इन पेरेंट कैडर, ठीक है, प्रमोशन को जो कंसीडर किया जाएगा वो पेरेंट कैडर में ही किया जाएगा। ये इसके प्रोविजो हैं, दोनों पॉइंट देख पाओगे ना, तो सेक्शन 90 का ये जो प्रोविजो है आपको दिख रहा होगा ये वर्ड, ये जो मैंने दोनों पॉइंट लिखे हैं ये इसके प्रोविजो है, इसको अच्छे से समझ लो। तो ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, एम्प्लॉय का ट्रांसफर किया जा सकता है हाउसिंग बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, इन सब में। पे स्केल जो है ट्रांसफर के बाद सेम रहेगा या हायर रहेगा। फिर है पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन, ठीक है, पावर है अथॉरिटी के पास टू कॉल फॉर रिटर्न्स रिपोर्ट्स, अथॉरिटी कैन कॉल फॉर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा फ्रॉम एन अथॉरिटी और पर्सन। तो जो जेडीए है वो जो और अदर अथॉरिटीज है, पर्सन है, उनसे ये रिपोर्ट वगैरह मंगा सकती है, ठीक है। अथॉरिटी इंफॉर्मेशन मंगा सकती है किसी भी पर्सन से, अदर अथॉरिटी से, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन देना उसको मैंडेटरी है। सेक्शन 92 बात करता है ओवर राइडिंग इफेक्ट, दिस एक्ट ओवर राइड्स एनी इनकंसिस्टेंट लॉ। इसका मतलब ये है कि जब ये एक्ट आता है तो फिर कोई और एक्ट नहीं आता है, जो ये एक्ट बात करेगा फिर दूसरा कोई एक्ट बात नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ओवर राइडिंग इफेक्ट है। सेक्शन 92 डील्स विद ओवर राइडिंग इफेक्ट, इन केस कोई भी कंफ्लिक्ट हो गई तो कौन सा प्रिवेल करेगा, ये एक्ट प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो ये रिवीजन है, ठीक है। 90 गवर्नमेंट कंट्रोल की बात कर रहा है, 98 ट्रांसफर की बात कर रहा है, 91 इंफॉर्मेशन, 92 ओवरराइडिंग इफेक्ट, 93 बात कर रहा है डेलीगेशन ऑफ पावर। स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट कर सकती है पावर्स को, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करने हैं, किसी भी सब ऑर्डिनेट ऑफिसर को अपनी पावर डेलीगेट कर सकती है। एक्सेप्शन, कैन नॉट डेलीगेट रूल मेकिंग पावर। अब देखिए सारी पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो चाहे वो कुछ भी मैटर को डेलीगेट कर देगी किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, क्या नहीं कर सकती, कौन सी पावर, अंडरलाइन कर लेना, रूल मेकिंग पावर। क्यों, क्योंकि जब हम प्रिस्क्राइब में पढ़ते हैं कि प्रिस्क्राइब मतलब क्या, प्रिस्क्राइब मतलब रूल, और रूल मतलब क्या, रूल मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो जब ये तो रूल बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो ये भी अगर डेलीगेट करते हो तो फिर पावर क्या ही बची। अब ये कुछ पावर अथॉरिटी के पास भी है। क्या क्या पावर है अथॉरिटी के पास, अथॉरिटी में डेलीगेट्स पावर बाय रिजोल्यूशन, ठीक है। अथॉरिटी जब डेलीगेट करेगी तो रिजोल्यूशन से डेलीगेट करेगी। किस किस को कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफिसर, लोकल अथॉरिटी, अदर बॉडी, कमेटी, कमिश्नर, सबऑर्डिनेट ऑफिसर। एक्सेप्शन, क्या क्या नहीं कर सकती डेलीगेट, एमडीपी, जेडीपी और रेगुलेशन मेकिंग, क्योंकि रेगुलेशन मतलब क्या, जो अथॉरिटी बनाए, और जब अथॉरिटी का काम है तो अथॉरिटी आप करो, और प्लान बनाने का काम भी अथॉरिटी का, तो आप करो, जो काम आपका है वो आप करो, बाकी इम्प्लीमेंटेशन कराना, एग्जीक्यूट कराना, तब उसमें आप पावर्स को अपना डेलीगेट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा
डेलीगेशन टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बॉडी रिक्वायर्स देयर कंसेंट, जिसको डेलीगेट कर रहे हैं हमसे उनकी कंसेंट ले लीजिए, इम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है, कंसेंट लेनी जरूरी है। स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट कर सकते हैं पावर, ठीक है, कैसे करेंगे, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना है। स्टेट गवर्नमेंट क्या डेलीगेट नहीं कर सकते, तो रूल मेकिंग पावर। अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता है पावर को रिजोल्यूशन के थ्रू, वो तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, और अथॉरिटी को रिजोल्यूशन में। विच पावर कैन नॉट बी डेलीगेट, अथॉरिटी क्या डेलीगेट नहीं कर सकती, रेगुलेशन की पावर को, और साथ के साथ एमडीपी और जेडीपी। डेलीगेशन रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ कंसर्न अथॉरिटी, जिसको आप डेलीगेट कर रहे हैं। फिर है हमारा 93A, पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स। 93A कब ऐड हुआ, 2010 में ऐड हुआ, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट और ऑथराइज्ड ऑफिसर्स नॉट बिलो सेक्रेटरी रैंक, ठीक है, कॉल फॉर रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भाई कितना ठीक काम किया है, ठीक है। जैसे कि जेडीए काम कर रही है ना, कि जो बाउंड्रीज मार्क कर रही है, बहुत काम कर रही है, उन सब का रिकॉर्ड मंगा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट अपने पास। या कोई सेक्रेटरी लेवल जो है, सेक्रेटरी रैंक से कम का जो ऑफिसर नहीं होना चाहिए वो, और इन सबको इंस्पेक्ट करेक्टनेस देख सकते हैं। लीगैलिटी प्रोप्राइटरी, इस वर्ड से कुछ याद आ रहा है आपको, टू चेक करेक्टनेस, लीगैलिटी प्रोप्राइटरी, इसे सीपीसी में क्या बोलते हैं, हाँ, किसी भी चीज की करेक्टनेस देखने के लिए, लीगैलिटी देखने के लिए प्रॉपर्टी। सीपीसी में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। इन तीनों में से एक के अंदर यही बात की गई है, करेक्टनेस की, ठीक है। आप बताना, थोड़ा सा अपना माइंड पे जोर डालो। फिर है कैन नॉट कॉल रिकॉर्ड आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद नहीं, ये प्रोविजन है और ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, ठीक है। फिर है इसका 93A का सब सेक्शन 2, एग्जामिनेशन होने के बाद गवर्नमेंट अब चाहे तो वो जो डॉक्यूमेंट है, ये सब चीजें हैं, उसको रिसाइंड कर सकती है, रिवर्स कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, और डिसीजन फाइनल है। इसका मतलब जेडीए आप कुछ भी काम करो, जो अल्टीमेट पावर है वो तो गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। फिर इसके एमसीक्यूज या रिकॉर्ड्स कैन बी कॉल्ड बाय, कौन मंगा रहा है रिकॉर्ड्स यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट और ऑथोराइज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी। मिनिमम रैंक कितनी चाहिए, सेक्रेटरी रैंक चाहिए। पर्पस क्या है रिकॉर्ड्स कॉल करने का, कि हम उसकी लीगैलिटी को चेक कर रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट कैन कीप ऑर्डर, क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को सस्पेंड भी कर सकते हैं, क्या इग्नोर कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, कैंसिल तो सस्पेंड कर सकते हैं। टाइम लिमिट क्या है रिकॉर्ड मंगाने की, 3 साल के अंदर अंदर मंगा लो। आफ्टर एग्जामिनेशन गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई, रिसर्व और मॉडिफाई, रिवर्स और रिसाइन कर सकती है। डिसीजन कैसा होता है, फाइनल और बाइंडिंग होता है, ठीक है। फिर कुछ जैसे सेक्शन 93 डेलीगेशन से रिलेटेड, 93 का सबसेक्शन 2 रिलेटेड है प्लान मेकिंग, जो है आप उसको डेलीगेट नहीं कर सकते। प्रोविजो कहता है कंसेंट चाहिए जिसको भेज रहे हो डेलीगेट करके। 93A की बात कर रहा है कि 3 जो है ईयर का लिमिटेशन पीरियड चाहिए। फिर हमारा 94 लोकल अथॉरिटीज टू कंटिन्यूस ड्यूटी, टू कंटिन्यू ड्यूटी, जो कंटिन्यूशन ऑफ पावर, जो लोकल अथॉरिटीज है वो कंटिन्यू करेंगे अपना जो है पावर्स और ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। कंडीशन शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद अथॉरिटीज प्लान स्कीम प्रोजेक्ट, लोकल अथॉरिटी अपना काम करती रहेगी, शर्त ये है कि वो अथॉरिटी के प्लान और स्कीम से इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो इफ दे फेल, ठीक है, लोकल अथॉरिटी ऐसा करने से फेल हो जाती है तो अथॉरिटी कैन एक्ट, उसमें अथॉरिटी हस्तक्षेप कर सकता है। फिर है एजम्पशन ऑफ पावर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी में टेक ओवर पावर ऑफ लोकल अथॉरिटी, ठीक है, अभी तक तो पावर को डेलीगेट कर रही थी अथॉरिटी, तो चाहे तो लोकल अथॉरिटी की पावर ले भी सकती है। कंडीशन क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट से जाके सैंक्शन लेनी पड़ेगी और नोटिशियल वो ऑफिशियल गैजेट में इसको नोटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और फ्रॉम स्पेसिफाइड डेट लोकल अथॉरिटीज लूज पावर, और जिस दिन से नोटिफाई हो गया उस दिन से लोकल अथॉरिटी आपकी पावर खत्म, ठीक है। उसके बाद है एमसीक्यूज, लोकल अथॉरिटी कंटिन्यू कर सकती है देयर फंक्शन इफ लोकल अथॉरिटीज कैन कंटिन्यू देयर फंक्शन इफ कंसिस्टेंट विद अथॉरिटी प्लान, ठीक है, अगर वो अथॉरिटी प्लान के साथ कंसिस्टेंट है तो। अगर लोकल अथॉरिटी फेल कर जाती है तो कौन एक्ट करेगा, अथॉरिटी एक्ट कर सकती है। अथॉरिटी कैन टेक ओवर पावर्स, किसके अप्रूवल से, स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल से। टेक ओवर किसके द्वारा हो रहा है यहाँ पर, तो टेक ओवर हम कर रहे हैं तो हम ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेंगे। आफ्टर टेक ओवर लोकल अथॉरिटी क्या करेगी, अपनी पावर्स जो है उसको लूज कर देगी। फिर है पावर टू मेक रूल्स, कौन बना रहा है रूल मेकिंग पावर, किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। रूल तो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। और क्यों बना रही है, ताकि जो एक्ट के प्रोविजन है उसको कैरी आउट किया जा सके, उसको लागू किया जा सके। पब्लिकेशन कैसे हो रहा है, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर रहे हैं। लेइंग बिफोर लेजिस्लेचर, रूल्स लेड बिफोर
स्टेट लेजिस्लेचर रूल्स को पहले स्टेट लेजिस्लेचर के सामने लाया जाएगा, फिर 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, फॉर टोटल 30 डेज के लिए, वन और मोर सेशन कितने भी हो सकते हैं। अब लेजिस्लेचर चाहे तो मॉडिफाई कर सकती है, एनल कर सकती है। पास्ट एक्शन रिमेन्स वैलिड, लेकिन इससे पहले के जो एक्शंस हैं वो सब वैलिड रहेंगे। तो पावर किसके पास है रूल बनाने की? स्टेट गवर्नमेंट के पास। रूल को आपको पब्लिश करना पड़ेगा गैजेट में, रूल्स को आपको सबसे किसके समक्ष रखना पड़ेगा? स्टेट लेजिस्लेचर के। पीरियड जो है कितने दिन का? 30 दिन का। लेजिस्लेचर कैन मॉडिफाई, एनल कर सकते हैं इन रूल्स को। इफेक्ट क्या होगा मॉडिफिकेशन का? कि जो आप मॉडिफाई कर रहे हैं उससे जो पास्ट के एक्ट है वो तो वैलिड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ट्रिक्स है, लोकल अथॉरिटी कंटिन्यूस, बाकी सेकंड में अथॉरिटी टेक ओवर, वन में है रूल मेकिंग, सेकंड गैजेट पब्लिकेशन, और इसका 3 में है 30 डेज। फिर है 96 पावर टू मेक रेगुलेशन, कौन बना रही है? अथॉरिटी बना रही है, इस एक्ट के लिए बना रही है, ठीक है। पब्लिकेशन कहाँ है इसका? रेगुलेशन वैलिड ओनली आफ्टर, इसको भी आपको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करना पड़ेगा, रेगुलेशंस जो बना रही है अथॉरिटी, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट कैन रिपील और मॉडिफाई रेगुलेशंस, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रिपील भी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है रेगुलेशंस को, रेगुलेशन जेडीए बना रही है, ठीक है। या फिर इन्फॉर्म कर सकते अथॉरिटी को कि देखिए हम इसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एक बार फिर उनको सुन भी ले अथॉरिटी को, फिर जो ऑब्जेक्शंस आए उसको कंसीडर कर ले। फिर है इफेक्ट ऑफ रिपील, ठीक है। इफेक्टिव फ्रॉम गैजेट पब्लिकेशन, पास्ट एक्ट रिमेन वैलिड। फिर इसके एमसीक्यूज, रेगुलेशन कौन बना रही है? अथॉरिटी। रेगुलेशन बिकम इफेक्टिव आफ्टर, जैसे ही पब्लिश हो जाएंगे उसके बाद से स्टेट गवर्नमेंट कैन मॉडिफाई रिपील, और मॉडिफाई और रिपील भी कर सकती है रेगुलेशंस को। बिफोर मॉडिफाइंग गवर्नमेंट मस्ट हियर, सुन लो एक बार अथॉरिटी को। 97 है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, ठीक है। अगर कोई बीच में डिफिकल्टीज आ रही हैं, ठीक है। देखिए हमने 96 किया, और 96 के बाद एक सेक्शन है 96A, ठीक है, वो इसमें ऐड नहीं है, एक बार आप उसको कर लीजिएगा क्योंकि वो अभी रिसेंट ऐड हुआ है 2025 में, ठीक है। 2025 का अमेंडमेंट है, इसीलिए आप उसको एक बार सुन लीजिए, इसमें नहीं है। 96 है सुपरमेसी ऑफ रूल्स एंड रिपील ऑफ एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस, नियमों की सर्वोच्चता और विद्यमान नियमों का निरसन। इसका मतलब नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन एनी अदर लॉ और द रेगुलेशन इन एनी अदर लॉ रेगुलेशन फॉर द टाइमिंग फॉर द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट शैल हैव overriding effect and shall prevail over any regulations। जो रूल्स बन रहे हैं उसके ओवरराइडिंग इफेक्ट है, फिर चाहे रेगुलेशंस कुछ भी हो, बाय लॉज कुछ भी हो, नोटिफिकेशन कुछ भी हो। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स सबसे प्रायोरिटी पे है। जेडीए ने अगर जो रेगुलेशंस बनाए हैं वो सेकंड, वो नहीं चलेंगे। अगर कोई रेगुलेशंस किसी भी चीज पर रेगुलेशन अथॉरिटी ने बनाई है और स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बना दिए तो रूल चलेंगे, ये 2025 में ऐड करके बताया है, इंपॉर्टेंट है। फिर 97 पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, ठीक है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 97, इसके ऑर्डर्स देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 98 डिसोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी, तो अगर अथॉरिटी को डिसॉल्व करना है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है। कंडीशन क्या है कि जो पर्पस जो है अचीव्ड हो गया है, जिस पर्पस के लिए बनाया था वो काम पूरा हो गया, अथॉरिटी को। देखिए ये जो यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी की बात की गई है, ये अदर अथॉरिटीज हैं वो सब चीजें चल रही हैं, ठीक है। When satisfied with the purpose, authority was disturbed and this has been substantially achieved so far, ठीक है। declare that the authority shall be dissolved, ठीक है। फिर है आफ्टर डिसोल्यूशन, जो असेट होंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे, लैंड स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, लायबिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी, पेंडिंग फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास आएंगे, ठीक है। फिर है सेक्शन 98, आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, अब अथॉरिटी को डिसॉल्व कौन कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। डिसोल्यूशन कैसे होगा? ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना होगा। आफ्टर डिसोल्यूशन एसेट किसके पास जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट के पास, लायबिलिटी भी स्टेट गवर्नमेंट की, पेंडिंग फंक्शन भी, ठीक है। फिर है 99 बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, सिविल कोर्ट के पास कोई राइट नहीं है कॉग्निजेंस लेने का इन मैटर्स पे, ठीक है। अगर कोई मैटर डिसाइड किया है अथॉरिटी ने, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, जेडीसी ने, फंक्शनल बोर्ड ने, ट्रिब्यूनल ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, सिविल कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कॉग्निजेंस लेने की। और कोई भी ऑर्डर और डायरेक्शन इस एक्ट में पास किए गए हैं वो फाइनल है और उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में, ठीक है। सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन बार है, सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते इन सब मैटर्स में। अथॉरिटी जो है उसके जो ऑर्डर्स हैं जो वो सब क्या है,
फाइनल है और जो ऑर्डर्स है उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिर है सेक्शन 10 एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट। ठीक है, अब है हमारा ये सेक्शन 10। ठीक है, एक बार इसको देख लो। सेक्शन 100 एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक प्रीमिसेस। राजस्थान पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट 1964 अप्लाई किया जाएगा अथॉरिटी के प्रीमिसेस पे भी, और कुछ मॉडिफिकेशंस हैं तो की जा सकती हैं। डेफिनेशन चेंज, देखिए जो वहां पर अथॉरिटी लिखा होगा तो हम उसको जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी पढ़ेंगे, और अथॉरिटी प्रीमिसेस को हम प्रॉपर्टी ऑफ अथॉरिटी पढ़ेंगे। ठीक है, अथॉरिटी इज इक्वल टू मतलब जेडीए, अथॉरिटी प्रीमिसेस मतलब जेडीए की संपत्ति। ठीक है, पब्लिक प्रीमिसेस को अब हम सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, अथॉरिटी प्रीमिसेस, जो वहां पे पब्लिक प्रीमिसेस वर्ड लिखा होगा इस एक्ट में। ठीक है, पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट 1964 में जो पब्लिक प्रीमिसेस वर्ड लिखा होगा उसको हम अथॉरिटी प्रीमिसेस पढ़ेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट लिखा होगा, ठीक है, तो वहां पर किसी किसी केस में अथॉरिटी पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है इसकी जगह हम दूसरी चीज को पढ़ेंगे, मतलब दूसरा वर्ड आएगा। फिर है एस्टेट ऑफिसर, जो अथॉरिटी है वो अपॉइंट कर सकते हैं एस्टेट ऑफिसर। अब आप मेरी एक बात बताओ, हम सेक्शन 100 पे आए, अभी तक हमने एस्टेट ऑफिसर वर्ड नहीं पढ़ा, हमने इस सेक्शन 100 में एस्टेट ऑफिसर वर्ड पढ़ा है। अब जो बच्चे लास्ट के सेक्शन छोड़ देते हैं उनको क्या पता कि हमने कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप इसको क्या करो, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, इस एस्टेट ऑफिसर, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे बेयर एक्ट से तो आपको तुरंत याद आ जाए कि एस्टेट ऑफिसर की भी बात की गई है। ठीक है, उसके बाद ये एमसीक्यूज हैं। ये एक्ट अप्लाई होता है जो अथॉरिटी, विच एक्ट अप्लाइज अथॉरिटी प्रेमिसेस पे कौन सा एक्ट लागू हो रहा है, पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट 1964। पब्लिक प्रेमिसेस को रिप्लेस कर दिया जाएगा अथॉरिटी प्रेमिसेस से। अथॉरिटी मतलब जेडीए। एस्टेट ऑफिसर को अपॉइंट किया जा रहा है अथॉरिटी द्वारा। एस्टेट ऑफिसर मस्ट बी, ठीक है, गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, ट्रिक है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जयपुर एंड सेविंग्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दो। 101 ये पहले के प्रोविजन से रिलेटेड है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नोट्स में एक बार देख लेना, जैसे कि यूआईटी लूजेस कंट्रोल ओवर जयपुर अर्बन एरिया, यूआईटी स्टैंड डिसॉल्व, ये सारे इससे रिलेटेड है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना बस। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी 102 है हमारा जो सेक्शन है वो बात करता है रिपील्स एंड सेविंग की। जेडीए ऑर्डिनेंस 1982 रिपील हो जाता है। सेविंग क्या है, जो भी पास्ट एक्शन है वो वैलिड है। ठीक है, और इफेक्टिव है ये 14 जुलाई 1982 से। ठीक है, ये इसके एमसीक्यूज है, पास्ट एक्शन वैलिड है, ये सब चीजें। ठीक है, खत्म। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 12 of Jaipur Development Authority Act 1982, and officially we have also completed this act, Jaipur Development Authority Act 1982। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको मेरा पैटर्न अच्छा लगा है, so please do like my videos, do comment, do share if you're liking my pattern।